तो आइए पढ़ते हैं पिछले लेक्चर तक में जहाँ तक पढ़ा था उसके जस्ट आगे। पिछले लेक्चर में हमने नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ा था, तो आज स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड से। ठीक है। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। तो बैरियर मेथड में जो है ना, ओवम और स्पर्म को फिजिकल मीटिंग से रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। तो बैरियर में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम आपस में मिल नहीं पाते, यही इस चीज़ में होता है। राइट। क्या क्या है? प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, ओवम और स्पर्म ये रोके जाते हैं। सच मैथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ये दोनों लोगों के लिए अवेलेबल है। पहला मेथड है कॉन्डोम्स, जो मेल्स में होता है। आर बैरियर्स मेड अप ऑफ थिन रबर या लेटेक्स शीट। ये बैरियर्स जो मेल में यूज़ होते हैं या तो थिन रबर के बने हैं या लेटेक्स शीट के बने हैं। दैट आर यूज टू कवर द पेनिस इन द मेल or vagina and cervix in the female just before coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। तो इसका मतलब जो कॉन्डोम्स है वो मेल फीमेल दोनों में यूज़ हो सकते हैं। फीमेल में उसे कहते हैं फेमडोम। ये कॉपुलेशन से पहले यूज़ किए जाते हैं। आइदर दे आर अप्लाइड ऑन द पेनिस ऑफ मेल्स और वेजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल्स, या तो वो वजाइना और सर्विक्स को फीमेल में कंट्रोल करते हैं जस्ट बिफोर क्वाइटस, सो दैट द इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, और इस वजह से कंसेप्शन ये रोक सकता है। आगे, निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल्स। ये जो निरोध ब्रांड है ये पॉपुलर ब्रांड है जो गवर्नमेंट की द्वारा मिलता है मेज़ के लिए, और कई सारे गाँव में आज भी ये पॉपुलर है। ठीक है। यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज एंड एड्स। इसका यूज़ और ज़्यादा बढ़ा है कुछ सालों में। क्यों? क्योंकि इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। वो एडिशनल बेनिफिट क्या है कि ये यूज़र को प्रोटेक्ट करता है एसटीडीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स, जब से एड्स आया इसका यूज़ और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो एड्स है उसका कोई क्योर नहीं है, और उसका बचाव यही है कि बैरियर मेथड का कॉन्डोम्स का यूज़ किया जाए, क्योंकि ये मेल और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को फुली कवर करते हैं, पूरी तरह से कवर करते हैं, वेदर डैट इज़ कॉन्डोम इन मेल्स और फेमडोम इन फीमेल्स। ये दोनों मेल और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को रिस्पेक्टिवली कवर करके रखते हैं, इसीलिए एसटीडीज़ होने का चांस यहाँ पर नहीं होता। ये एडिशनल बेनिफिट है इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ठीक है। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल। ये डिस्पोजेबल है, इसे यूज़ करके फेंक सकते हैं। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र। तो देखिए ये सारे इसके फ़ायदे हैं। क्या है? ये डिस्पोजेबल है, यूज़ करके थ्रो कर सकते हैं, खुद से यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ इंसर्टेड, और ये प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं यूज़र को। तो ये भी इनके एडिशनल फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे क्या क्या हो गए? बर्थ कंट्रोल, प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज़, दे आर डिस्पोजेबल, सेल्फ इंसर्टेड एंड कैन बी यूज्ड इन प्राइवेसी। ये बहुत सारे फ़ायदे हो गए किसके? इस बैरियर मेथड के, दैट इज़ कॉन्डोम। राइट। नेक्स्ट, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये फीमेल में यूज़ होते हैं। और ऑल्सो बैरियर मेड अप ऑफ रबर। ये जो बैरियर हैं ये बने हुए हैं किसके? रबर के। दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। तो ये मेनली किसको कवर करते हैं? सर्विक्स को। सर्विक्स क्या है? यूट्रस और वेजाइना के बीच का पार्ट। अगर सर्विक्स को कवर कर लेंगे तो वेजाइना में से यूट्रस तक भी नहीं पहुंच पाएगा स्पर्मेटोजोन, और इस तरह से फर्टाइजेशन का कोई चांस नहीं होगा। आगे क्या लिखता है देखते हैं। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स थ्रू द सर्विक्स। तो स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स से ब्लॉक कर देते हैं
इसीलिए ये कॉन्सेप्शन प्रोवाइड करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, दे आर रीयूजेबल। ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स हैं ये रीयूजेबल हैं, अनलाइक दी कॉन्डोम्स यूज्ड इन मेल्स और कॉन्डोम्स और फेमडोम यूज्ड इन फीमेल्स। कॉन्डोम्स वो रीयूजेबल नहीं होते, मगर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट ये रीयूजेबल होती हैं, तो इनका एडिशनल फ़ायदा है। इसके अलावा जो है स्पर्मेसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स आर यूजुअली यूज्ड along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। इसका मतलब कह रहा है कि केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें स्पर्मेसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, फोम्स होते हैं, इनका यूज़ इन बैरियर के साथ करें तो और फ़ायदा होगा। अलग से भी यूज़ कर सकते हैं केमिकल मेथड का, वो स्पर्म को किल कर देंगी तो फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होगा, मगर अगर बैरियर मेथड के साथ यूज़ करें तो इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगी और चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वो नील हो जाएंगे। मगर अलग से भी यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, पर क्वेश्चन में अगर पूछता है तो आपको पता है कि स्पर्मेसाइडल क्रीम्स, jellies and foams are usually used along with these barrier to increase their contraceptive efficiency। अगर इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बैरियर मेथड की कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, बिकॉज इन सम केसेस बैरियर मेथड्स में फेल। अगर बैरियर मेथड में जगह बन जाती है, वो ब्रेक कर जाते हैं, तो ऐसे में स्पर्मेटोजोआ पहुंच जाएगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में। अगर ये नहीं चाहिए तो हम केमिकल मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका यूज़ कर रखा है और ये मेथड फेल भी हो गए तो दूसरा मेथड काम करेगा, तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, ऑलमोस्ट नील हो जाएंगे। इन दोनों मेथड का यूज़ किया जा सकता है, राइट। Another effective and popular method is the use of intrauterine devices। दूसरा इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर मेथड होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUDs। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina। ये डिवाइसेस डॉक्टर्स के द्वारा या एक्सपर्ट नर्सेस के द्वारा इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में वजाइना के थ्रू, ताकि कोई भी ऑपरेशन प्रोसीजर ना करना पड़े। वजाइना के थ्रू ये यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs। ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं? नॉन मेडिकेटेड IUDs, एग्जाम्पल लिप्स लूप बताया था आपको। लिप्स लूप जो हैं इनर्ट IUDs हैं या नॉन मेडिकेटेड IUDs हैं, इनको ही हम इनर्ट भी कहते हैं। लिप्स लूप या तो इनर्ट या नॉन मेडिकेटेड IUDs कहा जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर रिलीजिंग, जैसे कि कॉपर T7, मल्टीलोड 375, ये सब। एंड दी हार्मोन रिलीजिंग IUDs और हार्मोन रिलीजिंग IUDs, एग्जाम्पल प्रोस्टासर्ट एंड LNG-20, ये दोनों एग्जाम्पल आपको बताए थे। प्रोस्टासर्ट इज द इंसर्ट ऑफ प्रोस्टोन एंड LNG-20 इज लिविनॉर गैस्टेल 20। फिगर 4.2 में इन्होंने दिखाया भी है इसको। IUDs increases phagocytosis of sperm within the uterus and the copper ion release suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperms। तो इसका मतलब ये IUDs क्या क्या करते हैं? पहली बात, इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करते हैं। फीमेल का इम्यून सिस्टम स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करके उसको मार देता है यूट्रस के अंदर। या फिर कॉपर आयन जो रिलीज होते हैं वो स्पर्म मोटेलिटी को सप्रेस करते हैं, प्लस उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी सप्रेस करते हैं। मैंने आपको बताया थी ये बात कि स्पर्म मोटेलिटी को कम करते हैं प्लस उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम करते हैं, तो स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर वो पहुंच भी जाए तो फर्टिलाइज नहीं कर पाता स्पर्म को, ठीक है। ये इन IUDs का काम है। नेक्स्ट, हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं वो क्या करती हैं? मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स।
इसका मतलब यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल नहीं रहने देती, इसलिए इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, प्लस सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देती हैं। हॉस्टाइल का मतलब कि स्पर्म उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा या उससे आगे बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। IUCDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल्स हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन। ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको बच्चों के बीच में गैप चाहिए, प्रेगनेंसी में डिले चाहिए या बच्चों के बीच में गैप चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, ध्यान दीजिए, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का इंडिया में क्या है, वो है IUCDs। तो अगर आपसे पूछता है कि IUCDs मतलब कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है इंडिया में, तो कौन सा होगा? IUCDs। कौन सा होगा? IUDs या IUCDs, भूलना नहीं है। बहुत से मेथड गिवन होंगे, आप पहले क्लियर कट हो। जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, तो आपको ऑप्शन देखने के पहले पता होना चाहिए कि ये IUDs या IUCDs है। सोचना नहीं है ऑप्शन देखने के बाद। ऑप्शन तभी देखने पड़ते हैं जब हमें चीज़ें याद ना हो, क्लियर ना हो। अदरवाइज़ क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि ऑप्शन देगा क्या एग्जामिनर, कौन सा खिलवाड़ हमारे साथ करेगा, हमें पहले ही पता होता है, हम एग्जैक्टली उसका आंसर निकाल लेते हैं पहले से ही। ठीक है। तो जैसे ही बोलेगा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड, रट डालिए इस बात को डियर, क्या होता है वो? IUDs या IUCDs। कोई इसमें संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है। आगे, ये तो मेथड हो गया IUCDs का। नेक्स्ट मेथड जो NCERT बताता है डियर, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बताएगा आपको। ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। ठीक। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन इन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स। तो या तो केवल प्रोजेस्टेरॉन दे दें या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन दें, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव का एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है। मगर आप केवल ईस्ट्रोजन अकेले नहीं दे सकते, या तो अकेले प्रोजेस्टेरॉन दीजिए या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों दीजिए, तो ये भी कॉन्ट्रासेप्शन का एक बहुत बढ़िया मेथड है फीमेल के लिए। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इनको आप टैबलेट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। या फिर एनहेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स, तो इन्हें आप टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसीलिए इनको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? पिल्स। ठीक है। आगे बताया कि कब तक पिल्स ले सकते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर में बताया था 21 दिन तक ले सकते हैं, मगर 7 दिन से ज़्यादा का गैप आपको नहीं रखना है। स्टार्टिंग ऑन 5th डे एंडिंग ऑन 25th डे, वही बात लिखी है। देखते हैं इसको ज़रा। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन फर्स्ट 5 days। पहले 5 दिन के अंदर स्टार्ट करना है। हमने वहाँ बताया था 5th डे पे स्टार्ट करना है, मगर इसने कहा है 5th डे पे नहीं, पहले 5 दिन के अंदर स्टार्ट कर देना है, क्योंकि गैप 7 डे का मेंटेन करना है, आगे ये बताएगा उसको। तो पहले 5 दिन के अंदर स्टार्ट करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स। तो 7 दिन के गैप के बाद इस टैबलेट में 7 दिन का गैप रख के पहले 5 दिन में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर 7 दिन का गैप होना ज़रूरी है। ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। मगर एक बार जो पैटर्न फॉलो किया उसी पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है। सेम पैटर्न, जैसे आपने 5th डे पे लिया तो 25th डे तक लीजिए, 4th डे पे लिया तो 24th डे तक लीजिए, पैटर्न को वही फॉलो करना है। 7 दिन का गैप रखना है, क्योंकि एक बार आपने अगर 4th डे पे स्टार्ट किया तो नेक्स्ट आपको 4th डे पे स्टार्ट करना होगा, वरना 7 दिन की जगह 8 दिन का गैप आ जाएगा अगर आप 5th डे पे स्टार्ट करते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि डे पहले 5 दिन में कोई भी डिसाइड कर लें, मगर पैटर्न वही फॉलो करना है जब तक कि फीमेल को कोई चाइल्ड नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट मेथड होता है कि 5th डे पे स्टार्ट करें और 25th डे तक के चलें, और उसके बाद फिर 26, 27, 28 डे ख़त्म। 20 डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मान लेंगे हम,
फिर 1 2 3 4th एंड देन 5th डे पे स्टार्ट कर दें फिर से, और वो 25th डे तक सीधे कंटिन्यू करें। फिर 5th डे सबसे अच्छा ये होता है कि ऐसे हम कंटिन्यू करते रहें, 7 दिन का गैप रखें। परंतु हाँ, 5th डे की जगह 4th डे में भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी लिख रहा है कि पहले 5 दिन में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और सही भी है। तो 4th डे पे स्टार्ट करेंगे तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे, 5th डे पे करेंगे तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे। हर बार 5th डे से स्टार्ट करेंगे, और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में 21 डेज तक लेना पड़ेगा। जिस भी दिन स्टार्ट कीजिए उसके 21 दिन तक इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। दे इनिबिट ओवल्यूशन, ये क्या इनिबिट कर रहे हैं डियर? ये इनिबिट करते हैं ओवल्यूशन, ये मेन काम है इनका। एंड इम्प्लांटेशन एज वेल, लिखा हुआ है साफ साफ। वैसे मेन तो ओवल्यूशन होता है डियर। अगर ओवल्यूशन इम्प्लांटेशन दोनों कल को आ जाता है ये एफएमटी में, नीट में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन लगाना है। बार बार लेक्चर में चीख कर मैंने बताया कि ये इनिबिट करते हैं मेनली ओवल्यूशन को, मगर साथ ही साथ इम्प्लांटेशन को भी ये इनिबिट करते हैं। एक ऑप्शन तो ओवल्यूशन, अदरवाइज ओवल्यूशन और इम्प्लांटेशन दोनों को रोकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है दे इनिबिट ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। क्योंकि ये सर्वाइकल म्यूकस को भी जो है चेंज करते हैं, उनकी क्वालिटी को बदलते हैं, जिससे ये स्पर्म एंट्री को भी रिटार्ड करते हैं। तो देख रहे हैं आप, ओवल्यूशन को रोक रहे हैं, ओवल्यूशन हो गया तो इम्प्लांटेशन को रोक रहे हैं, और उसके पहले ये सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉपर्टी को, क्वालिटी को चेंज कर देते हैं, जिससे स्पर्म एंट्री ही नहीं कर पाता, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। तो एक तरह से फर्टिलाइजेशन को भी इनिबिट कर सकते हैं ये, क्योंकि ये स्पर्म एंट्री को ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं बल्कि इनिबिट कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हुई कि स्पर्म एंट्री को रिटार्ड करना, इम्प्लांटेशन को रोकना और ओवल्यूशन को रोकना है। तीनों काम इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के होते हैं। मगर फिर से कहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका होता है कि दे इनिबिट ओवल्यूशन, ये ओवल्यूशन को इनिबिट करते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर ये तीनों फंक्शन याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में तीनों आएंगे आपके सामने। अगर तीनों आएंगे तो तीनों लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। तीनों में से एक चुनने को आ जाए ऐसा भी कर सकते हैं। भरोसा थोड़ा कम है मुझे, ये लोग कभी कभार ऐसे क्वेश्चन देते हैं, पर रेयरली ही देते हैं ऐसा क्वेश्चन, पर फिर भी देते हैं। तो आपको क्या लगाना है? आपको पता है क्या लगाना है, क्या रोकते हैं? इनिबिट ओवल्यूशन, राइट। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। पिल्स का बहुत कम साइड इफेक्ट होता है और ये फीमेल्स द्वारा ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं। सहेली, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। सहेली में नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होता है। इट इज़ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो सहेली और किसी पिल से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहली बात इसे हफ्ते में एक बार लेना होता है। बताया था आफ्टर एन इनिशियल इनटेक ऑफ ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ्स, पहले 3 महीने में 2 बार, उसके बाद हर महीने में एक बार ही हर हफ्ते में एक बार ही लेना होता है। इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। देखिए, साइड इफ़ेक्ट तो हर मेथड के होते हैं जो आर्टिफिशियल होता है, पर इसके बहुत कम हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी हाई है, मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है सहेली, जो कि CDRI लखनऊ ने बनाया हुआ है, ठीक है। प्रोजेस्टोजेंस alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्ट की बात कर रहा है डियर, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में? एक इम्प्लांट बताया था, एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव बताया था, उसमें कहा था याद रखिएगा डेपो प्रोवेरा, और इम्प्लांट में बताया था कि नॉर प्लांट ज़रूर याद रखिएगा। ये 2 चीज़ मत भूलिएगा। बाकी और एग्जाम्पल भी बताएं, वो याद रखिए तो अच्छी बात है, भूल भी जाइए तो कोई बात नहीं, मगर ये याद रखना है। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्शन के से भी हम या तो केवल प्रोस्टॉन दें या ईस्ट्रोजन प्रोस्टॉन का कॉम्बिनेशन दें, वो भी इफ़ेक्टिव होता है। प्लस इम्प्लांट्स अंडर द स्किन, बताया था आपको, नॉर प्लांट स्किन के अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं,
फिगर 4.3 दिया भी हुआ है इसने। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। इनका एक्शन तो पिल्स की तरह ही होता है, मगर इनका इफेक्टिव पीरियड क्या होता है, ज़्यादा लंबा होता है, लॉन्गर होता है। देखा आपने, अगर आपसे डिफरेंस पूछे कि भैया जो पिल्स हैं और जो इंजेक्शंस के थ्रू या इम्प्लांट के थ्रू लेते हैं तो उनमें अंतर क्या होता है, क्या फ़ायदा है इम्प्लांट और इंजेक्शन लें, तो इम्प्लांट इंजेक्शन का फ़ायदा यह है कि इफ़ेक्टिव पीरियड इनका लॉन्गर होता है, मच लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू पिल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्टॉन और प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUCDs विद इन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse। देखिए, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की यहाँ पे बात की गई है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो केवल प्रोस्ट्रॉन, या तो प्रोस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, या हम 72 घंटे में 72 आवर्स में ICDs का भी यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लांट करा सकते हैं उनको कोइटस के 72 आवर्स में, मतलब 3 दिन में। ये सब बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करते हैं। दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स। देखिए, ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं डियर, इनका रेगुलर यूज़ नहीं किया जा सकता, पर एमरजेंसी कंडीशन में इनका यूज़ किया जा सकता है। और ये रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से यूज़ कर सकते हैं, या किसी और केसेस में जहाँ हाई रिस्क होती है प्रेगनेंसी की एंड दी पेरेंट डोंट वांट दी प्रेगनेंसी, तब भी यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, इनका यूज़ गर्ल चाइल्ड के केस में नहीं किया जा सकता, और वैसे भी पता भी नहीं होता, शुरू में एकदम पता ही नहीं लग सकता कि गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है, तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है उनका। इसीलिए एमनियोसेंसिस में तो लेना देना है लड़के लड़कियों से, मगर कोई इमरजेंसी पिल्स ले रहा है और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि इमरजेंसी पिल्स का मेल फीमेल चाइल्ड से कुछ लेना देना है, तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले 1 2 3 दिन में पता ही नहीं कर सकते कि जो जायगोट बना है मेल है कि फीमेल है, ऐसी कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए इसका यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं अबॉर्ट करने के लिए, वो कोई भी चाइल्ड हो, मेल या फीमेल, और पता ही नहीं लग सकता कौन सा चाइल्ड है, तो इसका मिसयूज़ नहीं होता। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मिसयूज़ नहीं कर सकते मेल या फीमेल चाइल्ड के लिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ मेल्स और फीमेल्स, या इन केस ऑफ फीमेल फॉर्टिसाइड, तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका यूज़ मेल और फीमेल के डिस्टिंक्शन में, उनके चॉइस में, उनमें से किसी एक को अबॉर्ट करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब ये पता ही नहीं होता। ठीक है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करे जाते हैं केवल प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, जो कि महिला को, जो कि पेरेंट को पता नहीं होता। ठीक है डियर, और इसका यूज़ तब करते हैं जब एमरजेंसी कंडीशन हो, ऐसा नहीं कि कभी भी यूज़ कर लें। आपको बताया था लेक्चर में भी, आजकल सिंगल पिल ट्रीटमेंट होता है, एक पिल लेनी होती है, फॉर एग्जांपल आई पिल और 72 आवर्स दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, इन्हें लिया जाता है, और एक पिल ही काफ़ी होती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, क्योंकि एंटी प्रोस्टोन होती है। इनमें मिफप्रिस्टोन होता है, जो कि एंटी प्रोस्टोन होता है, वो प्रोस्टोन के एक्शन को रोक देता है, इसीलिए प्रेगनेंसी को रोक देता है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखिए, आखिरी मेथड की बात की गई है, सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन मेथड आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। तो ये मेल या फीमेल कोई भी अडॉप्ट कर सकता है सर्जिकल मेथड, पर ये टर्मिनल मेथड की तरह यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज। इसका मतलब कि अब कोई भी और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, इसका मतलब फाइनल मेथड है, इसे रोका नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो रिवर्सिबिलिटी पुअर है कि एक बार यूज़ कर लिया और दोबारा जो है चाहते हैं चाइल्ड कपल्स, तो ये पॉसिबल नहीं होता।
सर्जिकल इंटरवेंशन, इसमें क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। इसमें सर्जरी करके क्या करते हैं, गैमीट ट्रांसफ़र को रोक देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप देखिए तो यहाँ पे वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, वास डिफरेंस को काट के जोड़ दिया गया है, तो दोनों के बीच में गैप बन गया है यहाँ पे। इस गैप में से स्पर्मेटोजोन जा ही नहीं सकता, इसीलिए वो आगे एजुकुलेट में होगा ही नहीं, इसलिए फर्टिलाइजेशन जंक्शन में पहुँच ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें, ये ट्यूबेक्टोमी को दिखाया गया है, तो इसमें देखिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब इज़ कट एंड टाइड, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया है, तो इस वजह से गैमीट का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। मान लीजिए गैमीट यहाँ पहुँच भी जाता है, आपको एम्पुला में फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, तो ओवम वो आगे पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ से कटा हुआ है, वो यूट्रस में आएगा नहीं, तो इम्प्लांटेशन होने का कोई चांस ही नहीं है, और चांस नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं है। पहली बात कि आप ज़रा सोचिए ज़ायगोट बनेगा ही क्यों, ज़ायगोट जो है वो कहाँ से ट्रेवल करेगा। इफ़ यू सी ज़ायगोट यू ट्रेवल फ्रॉम यूट्रस देन टू फैलोपियन ट्यूब टू दी एम्पुला, तो ओवम तो आ गया एम्पुला में, उसके आगे भी बढ़ गया, मगर स्पर्म पहुँच ही नहीं पाएगा यूट्रस के बाहर क्योंकि फैलोपियन ट्यूब यहाँ से कट है। जब स्पर्म पहुँचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं तो इम्प्लांटेशन का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो इम्प्लांटेशन यहाँ भी हो सकता था। हालांकि उससे नॉर्मल बर्थ नहीं होती, पर फीमेल को दिक्कत होती है उससे कि बच्चा इमेच्योर होता है, वो वहाँ बन जाता है, उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वहीं डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स बाद में लाइफ में फीमेल को हो सकती है। तो आपने जाना कि ट्यूबेक्टोमी करने से स्पर्म ही नहीं पहुंच पाएगा फर्टिलाइजेशन जंक्शन में, वो यूट्रस तक ही रह जाएगा क्योंकि फैलोपियन ट्यूब कटी हुई है, वो एम्पुला तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ओवम वेट कर रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और ओवम यहाँ से आगे भी आएगा, अगर आगे आता है तो भी आगे पहुँच नहीं पाएगा, इसीलिए देयर आर नो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बात को आप समझे। तो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी एंड दैट इन फीमेल ट्यूबेक्टोमी। तो मेल में वैसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल में कहते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। इन वैसेक्टोमी में क्या होता है, देखिए अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस का थोड़ा सा पोर्शन काट देते हैं, उसको हटा देते हैं और टाई कर देते हैं थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन दी स्क्रोटम। हल्का सा इंसिजन बनाते हैं स्क्रोटम में और उसके थ्रू ये काम होता है, वहीं से वॉस डिफरेंस को निकाल लेते हैं, कट करके टाई कर देते हैं, तो कोई भी इसका निशान नहीं रह जाता। ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि ये बहुत ऑपरेशन है, कह ज़रूर रहे हैं हम इसको कि स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है, मगर इसमें कोई भी ऑपरेशन जैसा चीज़ नहीं है। हल्का सा इंसिजन लगा के हम निकाल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर का इंसिजन, वो भी पहले की बात है जिसको स्कैपल ट्यूबेक्टोमी, स्पेकल वैसेक्टोमी कहते थे हम, जहाँ पर स्कैपल से 1 सेंटीमीटर का इंसिजन बनाते थे। पर अभी तो रिंग फॉक का यूज़ करते हैं और डायसेटिंग फॉक्स का, और कोई इंसिजन बनाना ही नहीं पड़ता, मतलब कोई कट लगता ही नहीं, हल्का सा होल करते हैं जैसे इंजेक्शन से करते हैं, वहाँ से वास डिफरेंस को निकालते हैं, उसको कट करते हैं, जोड़ देते हैं, कोई निशान नहीं रह जाता, पता ही नहीं लगता। जो मॉडर्न जो है वैसेक्टोमी है उसके अंदर, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होती इसमें, और एक बहुत आसान सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन कहना ही गलत होगा, ये प्रोसीजर है आसान सा जिसमें ऑपरेशन जैसी कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, ठीक है, तो बहुत आसान होता है। Whereas in ट्यूबेक्टोमी a small part of the fallopian tube is removed। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा पोर्शन रिमूव कर देते हैं और टाइड अप या उसको टाई अप कर देते हैं थ्रू स्मॉल इंसिशन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना। तो ये क्या हो गया, ये ट्यूबेक्टोमी हो गया। ट्यूबेक्टोमी के लिए या तो एब्डोमेन से हल्का सा कट लगा के वह फैलोपियन ट्यूब को निकाल के कट और टाई करते हैं, या हम वेजाइना के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई निशान उसमें नहीं रह जाता। वैसे भी एब्डोमेन के थ्रू भी करते हैं तो निशान बहुत छोटा होता है और गायब हो जाता है समय के समय, आप कह लीजिए नाम मात्र का होता है या नहीं होता, कुछ पता नहीं लगता। ये बहुत
आसान मेथड होता है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफ़ेक्टिव, ये टेक्निक्स हाईली हैं, बल्कि मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। जैसा आपको बताया कि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। एक बार यूज़ कर लिया तो इस मेथड को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। कपल जब डिसाइड कर लेता है कि हमको और कोई चाइल्ड नहीं चाहिए, हमारे पास 2 बालक हैं बहुत हैं, या 3 बालक या 1 बालक अब नहीं चाहिए, तभी इस मेथड को अडॉप्ट करे। अदरवाइज़ अगर मेथड को अडॉप्ट कर लिया और बाद में लगता है कि 1-2 चाइल्ड और चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, ऑलमोस्ट आप कह लो नेग्लिजिबल है। इसको रिवर्स करना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, it needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional। इस बात पे भी emphasize किया जा रहा है कि कौन सा contraceptive method इस्तेमाल करें, ये कंसल्टेशन क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से भी कर लेनी चाहिए, ताकि कोई दिक्कत कल को ना आए। One must also remember that the contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health। तो कॉन्ट्रासेप्टिव और रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। इनफैक्ट हम उनको नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट के अगेंस्ट प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल कंसेप्शन, प्रेगनेंसी। ठीक है, कोई ये ऐसा नहीं है कि ये रोज़ यूज़ करने हैं, हमेशा यूज़ करने हैं। जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब यूज़ करना है, प्रेगनेंसी चाहिए तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर फीमेल प्रेगनेंसी पीरियड से बाहर जा चुकी है 50 ईयर से ज़्यादा, तो यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वन इज़ फोर्स टू यूज़ दीज मैथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू पर्सनल रीजन्स। कोई आदमी क्यों इसको यूज़ करने के लिए फोर्स होता है? कब? जब उसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या 2 बच्चों के बीच में उसको डिस्टेंस चाहिए, समय चाहिए कि 3 या 5 साल का गैप हो तब। नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दीज मैथड्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो बिना डाउट के ग्रोथ जो है वो भी चेक हुई है, ये भी बात हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक नाउजिया, इनके पॉसिबल इफेक्ट्स भी हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नाउजिया, बेचैनी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर। दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। इसने कहा है कि इन्हें भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, कि इससे बेचैनी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ सकती है, और इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। इसके प्रमाण है सच तो नहीं है ब्रेस्ट कैंसर होता है कि नहीं, पर कई सारे लोग इसे ब्रेस्ट कैंसर से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, सम इवन लिंक दिस विद द ब्रेस्ट कैंसर, तो ये मानेंगे कि उससे भी कुछ लोग लिंक करते हैं। ये सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, मगर ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क इनका नहीं पड़ता इन चीज़ों का, पर इन्हें फिर भी इग्नोर हम नहीं कर सकते। राइट, नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मतलब MTP, इंटेंशनल all voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy। मतलब खुद से करें, सोच समझ के करें। बिफोर फुल टर्म अगर हम प्रेगनेंसी को हटा दें, बच्चे के पूरे बनने के पहले उसे बाहर निकाल लें, तो सीधी सी बात है कि वो बच्चा डेवलप नहीं होगा, वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई। इसको हम MTP या इसी को हम जो है वो इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नियरली 45 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन एन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगभग 40 से 50 मिलियन MTPs होते हैं पूरी दुनिया में, विच अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्सीव्ड प्रेगनेंसीज इन वर्ल्ड। तो 45 to 50 मिलियन का मतलब हुआ 1/5,
1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसीज, 1/5 का मतलब क्या हो गया, 20%, 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। 20% प्रेगनेंसी जो पूरी दुनिया में कंसीव्ड होती हैं उसका 20% टर्मिनेट कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, MTP हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन दो दिस इज़ नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस। इसका मतलब MTP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि ये कोई मेथड नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल का, इसे मेथड की तरह नहीं देखा जा सकता कि हर बार जो है प्रेग्नेंट हो जाएं और MTP कराएं। ये मेथड नहीं है, पर इसका इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर है, ये बात याद रखनी है, ये मेथड नहीं है। वेदर टू एक्सेप्ट legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, regional and social issues involved in it. MTP को लीगलाइज करें या ना करें, गवर्नमेंट की परमिशन ना मिले या ना मिले, ये बहुत डिबेट का इशू है बहुत सारी कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि MTP ये रिलेटेड है इमोशनल एस्पेक्ट से, इथिकल एस्पेक्ट से, रिलीजियस धर्म से और सोशल इश्यूज से भी रिस्पेक्ट जो है एसोसिएटेड है। इसीलिए इस पर डिबेट चलता रहता है, हर समय ये इन्वॉल्व रहता है। कई सारी गवर्नमेंट ने इसलिए इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971। इंडियन गवर्नमेंट ने MTP को 1971 में लीगलाइज कर दिया विद सम स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन। कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा, इसमें रेगुलेशन लगाया गया ताकि इसका मिसयूज़ रोका जा सके। Such restrictions are all the major important to check indiscrimination and illegal female foeticide which are reported to be high in India। ये रिस्ट्रिक्शन मेनली इसलिए लगाए गए हैं ताकि किसको रोका जा सके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो MTP एक्ट में रिस्ट्रिक्शन लगे हैं उसकी मेन वजह क्या है, किस चीज़ पे लगे हैं, तो मेनली ये लगे हुए हैं फीमेल फोर्टिसाइड के लिए डियर, ताकि जो गर्ल चाइल्ड है उसको अबॉर्ट ना कराया जा सके पूरी बनने से पहले, फुल टर्म से पहले। ठीक है, आगे है वाई MTP, क्यों MTP? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। MTP क्यों? आंसर ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी चाहिए, आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to mother or the fetus or both। ऐसे केस में भी MTP किया जाता है जहां पर ये प्रेगनेंसी मदर के लिए और बच्चे के लिए या दोनों के लिए हार्मफुल हो। अगर दोनों की जान को खतरा है या बच्चे की जान को खतरा है या मदर की जान को खतरा है तो भी प्रेगनेंसीज अबॉर्ट कर दी जाती हैं। बच्चे की जान को खतरा है तो भी, क्योंकि आगे चल के उसकी डेथ हो जाएगी। मदर की जान को खतरा है तो ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि वो फीटस तो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, मगर जो दुनिया में है दैट इज़ मदर, उसकी जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्पायर्ड ऑफ दैट कि जो अनबॉर्न है उसके लिए केयर की जाए। तो या तो मदर को दिक्कत हो या फीटस को दिक्कत हो या दोनों को दिक्कत हो, ऐसे केस में प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट किया जा सकता है MTP से, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से। MTPs आर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बताया था आपको, अप टू 12 वीक्स। ये MTPs मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 12 हफ्तों तक या 3 महीने तक सेफ रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। मगर अगर आप देखें सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर। इसका मतलब 3 महीने के बाद 4 से 6 महीने के जो अबॉर्शन होते हैं वो ज़्यादा रिस्कियर होते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इन दैट अ मेजोरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स। ये लोग जो क्रिमिनल्स हैं, एक तरह से क्वैक्स हैं, ये लोग गलत लोग हैं। इलीगली ये लोग प्रेगनेंसीज़ को अबॉर्ट करते हैं और ये प्रेगनेंसीज़ जो है ना वो पहले 3 मंथ में नहीं होती, उसके बाद ही होती है, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फेटल टू।
ये न केवल अनसेफ हैं मदर के लिए, बल्कि उसकी जान भी ले सकते हैं, जानलेवा भी हैं। बच्चे की तो जान ली ही जा रही है, उसको तो बचाना नहीं है, मगर मदर की भी जान इसमें जा सकती है। नेक्स्ट, अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंसिस। एक बहुत डेंजरस ट्रेंड बन गया है कि एमनियोसेंसिस से चाइल्ड का सेक्स पता लगाते हैं, मिस यूज़ करते हैं। गर्ल चाइल्ड है तो अबॉर्ट करने लगते हैं, अक्सर 3 महीने के बाद अबॉर्ट करते हैं। ऐसे में मदर की जान को बहुत खतरा होता है और मदर की भी डेथ हो जाती है। बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहाँ मदर की भी डेथ हुई है सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है एमटीपीज़ करने में, अबॉर्शन करने में। तो क्या है, अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। फ्रिक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, इट इज़ फॉलोड बाय एमटीपी। ज़्यादातर अगर गर्ल चाइल्ड का पता लगता है तो एमटीपी करा देते हैं। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल। ये बिल्कुल इलीगल है, लीगल के अगेंस्ट है। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। ये उस मदर के लिए और फीटस दोनों के लिए बहुत ही डेंजरस है। ठीक है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more health care facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. तो आप समझ गए कि अनहेल्दी ट्रेंड को हम रोका जा सकता है अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स को रोका जाए, इलीगल अबॉर्शन को रोका जाए, सही केयर दी जाए, जानकारी दी जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक है एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। हालांकि ये टॉपिक मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में डिस्कस करूँगा, वहाँ पर थोड़ा सा एलॉबरेट करके बताऊँगा, पर एनसीईआरटी में ये है तो हम इसको लीव नहीं कर रहे, इसको छोड़ नहीं रहे, क्योंकि असल बात तो है कि क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आना है, उन्हीं लाइन से आना है जो एनसीईआरटी में लिखी हैं, मोस्ट प्रोबेबली 99% या मोर देन 99%। पर हाँ, उस 1% या लेस देन 1% के लिए हम एसटीडीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उसको पढ़ने में हमको एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा, जबकि यहाँ बहुत कम लगेगा, मगर हम पढ़ेंगे क्योंकि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इवन 1 क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का होता है। इसलिए आगे पढ़ेंगे हम ह्यूमन डिसीज़ में, मगर यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में, ताकि ये टॉपिक यहाँ से ख़त्म हो जाए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज़। Diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases, STDs, और venereal diseases और reproductive tract infection। आजकल तो इसके लिए यही टर्म यूज़ होती है, reproductive tract infection। STD, sexually transmitted diseases, कम यूज़ होती है क्योंकि ये नाम ही ऐसा है जिसको लोग यूज़ नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, अवॉइड करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। और वेनरल डिसीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एसटीडीज़ और वेनरल डिसीजेस और आरटीआई क्या क्या होती हैं इनमें वो देखते हैं। गॉनरिये, साइफिलिस, जेनिटल हार्पीज, काइलमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट discussed infection in the recent year, HIV leading to AIDS, are some of the common STDs. Among these, HIV infection is most dangerous and is discussed in detail in chapter 8. तो ये सब डेंजरस है, पर सबसे डेंजरस एड्स है, HIV है, जो चैप्टर 8 में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिसीज इसने दी हैं। गॉनरिया, साइफिलिस, जेनिटल हार्पीज, काइलमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। ये सब डिसीज़ को हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में आएंगे, मगर देखिए सबका नाम गिवन है एनसीईआरटी में तो पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए ये सब डिसीज़ किस एजेंट से होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसने केवल ये दे दिया कि गॉनरिया, साइफिलिस, जेनिटल हार्पीज, काइलमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और HIV, तो आपको पता ही ना हो कौन बैक्टीरियल है, कौन वायरल है, कौन प्रोटोजोन डिसीज़ है, वो पता होना ज़रूरी है। पूछा जा सकता है और पूछा गया है, यह एनसीईआरटी से ही माना जाता है। इसका डिस्कशन हम करेंगे जब मैं ये टॉपिक लूँगा डिटेल में, अभी एनसीईआरटी पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, राइट। अमंग दीज HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 8. Some of these infections like
hepatitis B, HIV, can also be transmitted by sharing of injections, needles, surgical instruments with infected person, transfusion of blood, or from infected mother to fetus. इनमें से कुछ बीमारियां देखिए वो सेक्सुअल एक्ट या कोइटस से ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं इंजेक्शन से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और मदर से चाइल्ड में। ये वो बीमारियां हैं जो केवल रिप्रोडक्शन एक्ट से नहीं बल्कि इन सब तरीक़ों से भी फैलती हैं। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, आगे पढ़ते हैं, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हार्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिसीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड डिटेक्टेड प्रॉपरली। दूसरी डिसीजेज अगर हम टाइम पे डिटेक्ट कर लें और ट्रीट करें प्रॉपरली तो वो सब ट्रीट हो सकती हैं, मगर किसका इलाज नहीं है? इलाज नहीं है अगर आप देखिए तो इन 3 बीमारियों का है, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हार्पीज और HIV। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन 3 बीमारियों को अगर डिटेक्ट भी कर लें तो इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है आज भी, और तीनों वायरल हैं, ठीक नहीं होती, कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते इनका। मगर इसके अलावा जितनी और डिसीज़ हैं सबको अगर अर्ली डिटेक्ट कर लें और ट्रीट करें प्रॉपरली तो सब सही हो जाते हैं, राइट? सबका इलाज किया जा सकता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर, शुरुआती सिम्टम बहुत छोटे होते हैं। एंड इंक्लूड, क्या क्या माइनर हैं? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। इचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा पेन होता है और स्वेलिंग होती है। इन दी जेनाइटल रीजन, कहाँ पे? जेनाइटल रीजन में। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्टोमेटिक। देखिए जो इन्फेक्टेड फीमेल है ना वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है, मतलब उसमें ये डिसीज़ हो पर कोई भी सिम्टम वो अकर ना हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है डियर। एसिम्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम ना हो मगर फिर भी डिसीज़ हो। मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, कई दिनों तक नहीं पता लगता इस बात का। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन and the social stigma attached to the STDs deter the infected person from going to timely detection and proper treatment। तो आपने जाना कि क्यों लोग टाइमली पहुंच नहीं पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते और इलाज नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि शुरू में कोई बहुत बड़े ज़्यादा सिम्टम नहीं आते, हल्के फुल्के होते हैं अर्ली स्टेजेस में। सोशल स्टिग्मा लगा हुआ है, STD हुई तो गलत समझते हैं लोग, प्लस जो पर्सन है वो संकोच करता है और टाइमली नहीं जा पाता डॉक्टर के लिए इसके पास, इसलिए प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर विच इंक्लूड व्हाट, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं बाद में इसकी वजह से? पेल्विक इन्फ्लेमेशन, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, ectopic pregnancy, implantation other than the uterus, infertility और even cancer of reproductive tract। इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करने से ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। pelvic inflammatory diseases, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility and even cancer of the reproductive tract, ये सब समस्याएं हो सकती हैं अगर टाइमली पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता तो। STDs are a major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program। तो आपने समझा कि ये थ्रेट है सोसाइटी के लिए STDs, इसीलिए इनको जो है प्राइम कंसिडरेशन गिवन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में, इनको बहुत ऊपर रखा जाता है, केयर की जाती है इसकी। दो ऑल पर्सन आर वनरेबल टू दीज इन्फेक्शंस, देयर इंसिडेंसेस आर रिपोर्टेड टू बी हाई अमंग पर्सन इन द एज ग्रुप 15 to 24। हालांकि इसके केसेस बहुत हाई हैं सभी में, पर 15 से 24 साल के लोगों में सबसे ज़्यादा इसका
जो है केसेस पाया जाता है। डोंट पैनिक, प्रिवेंशन इज़ इन योर हैंड। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिवेंशन हाथ में, डॉक्टर से मिले, सही करा लें। यू कुड बी फ्री फ्रॉम दीज इन्फेक्शन इफ़ यू फॉलो दिस सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। इन इन्फेक्शन से बच सकते हैं अगर ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल है ज़रा देखिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग क्वार्टर्स, इन केस ऑफ डाउट हो अगर तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, अर्ली डिटेक्ट करें और कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएं इस डिसीज़ का। यही तरीका है जिससे बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, ठीक है। और डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे डिस्कशन इनकम्प्लीट होता है अगर हम इनफर्टिलिटी की बात ना करें तो। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। ये कोई शर्म की बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग इंडिया इनफर्टाइल होते हैं। दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। In spite of the copulation, they are unable to produce babies. The reason for this could be many. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। क्या क्या हो सकते हैं? ये रीज़न हो सकते हैं फिज़िकल, ये हो सकता है कॉन्जेनाइटल बाय बर्थ, ये बॉडी से रिलेटेड हो सकता है मतलब फिज़िकल, ये डिसीज़ की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से होता है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल मतलब इम्यून सिस्टम की वजह से या साइकोलॉजी की वजह से भी, ब्रेन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये सारे रीज़न हो सकते हैं, राइट। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। फीमेल को ब्लेम करते हैं मगर ये सही बात नहीं है। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। बट देखिए यहाँ क्लियर कर दिया गया क्वेश्चन में, अगर पूछता है कि अगर किसी कपल के पास चाइल्ड नहीं है तो ज़्यादा चांसेस किस में हैं कि इनफर्टिलिटी होगी, ज़्यादा चांसेस किस में है, किसकी वजह से इनफर्टिलिटी है, तो मोर ऑफन किसकी वजह से है, मेल की वजह से। देखिए ये एनसीईआरटी ने बता दिया, मोर ऑफन इन फीमेल, मोर ऑफन इन मेल्स, मोर ऑफन इन मेल्स नॉट इन फीमेल्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स could help in diagnosis and correction treatment of some of these disorders and disable these couples to have children and enable these couples to have children. Sorry, डिसेबल कह दिया, डिसेबल नहीं करना, उनको इनेबल करना है, पहले डिसेबल हैं बेचारे। तो ये क्लिनिक्स डायग्नोज कर सकते हैं, दिक्कत को पता लगा सकते हैं, ड्रग्स दे सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं ताकि इनके पास बच्चे हों। हाउएवर वेयर सच को करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जहाँ पर ये करेक्शन पॉसिबल नहीं होती, द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जहाँ पर इलाज पॉसिबल नहीं होता वहाँ ART का यूज़ किया जा सकता है। इसके यूज़ से कपल को चाइल्ड हो सकते हैं। इनके बारे में आगे बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की बात। और ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आ जाता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर साल, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इसका मतलब बहुत होगा तो 1 साल का गैप होगा फिर क्वेश्चन आएगा, या अगले साल आ सकता है। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि हर साल इससे क्वेश्चन आएगा, आप ये मान के चलोगे, राइट। देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज द ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, followed by embryo transfer. ET is one such method in this method popularly known as test tube baby program, ova from the wife or donor female and sperm from the husband donor male are collected and are introduced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. तो हम सेम टाइप की कंडीशन लेबोरेटरी में बनाते हैं और वहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं। क्या करते हैं हम, बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बाहर, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, बाद में एम्ब्रियो को डेवलप होने देते हैं 2 से 3 दिन तक, फिर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल बॉडी में और कंडीशन बहुत बढ़िया मेंटेन लगते हैं लैब में, ठीक है। आगे देखते हैं द ज़ाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर। अगर 8 ब्लास्टोमेर का ज़ाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो है दैट कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, उसे कहते हैं ज़िफ्ट। अगर 8 सेल का बना है
तो उसे जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र उसे कहा जाता है। मगर 8 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, IUT, इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। पर 8 से ज़्यादा है तो कहाँ पे इम्प्लांट करेंगे? यूट्रस में, राइट। इंट्रायूटराइन ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो formed by in vitro fertilization, fusion of gamete within the female, also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive। देखिए, ऐसा भी होता है कुछ फीमेल्स में कि उनमें सारी कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन है, पर वो कंसीव नहीं कर सकती बेबी को। क्यों? क्योंकि उनमें गैमीट नहीं बनता। तब इन वो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं हम। गैमीट किसी और से लेके फीमेल में इंट्रोड्यूस कराएं और पार्टनर्स स्पर्म से वो फर्टिलाइज़ करे, तो इन वो फर्टिलाइजेशन है फीमेल बॉडी के अंदर, और फाइनली वो फर्टिलाइज प्रोडक्ट उस फीमेल में इम्प्लांट होगा और बेबी वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, दैट इज़ गिफ्ट। हम क्या कर सकते हैं, उस फीमेल में जिसमें गैमेट नहीं बनते, वहाँ पर हम किसी जो है दूसरी फीमेल से, जिसे आप कहते हो डोनर, वहाँ से गैमीट ले सकते हैं डोनर से और उस फीमेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे कहते हैं गिफ्ट। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र इसे कहते हैं। ये उस फीमेल में कर सकते हैं जिसमें गैमीट ना बन रहा हो, पर वो सारी सूटेबल कंडीशन, सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और फाइनली वो प्रोवाइड कर सकती है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तब इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। स्पर्म ओवम में डायरेक्टली इंजेक्ट करें तो उसे कहते हैं ICSI। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट could be corrected by AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, इस लाइन पे क्वेश्चन आया था 2 साल पहले और तमाम बच्चों ने गलत किया। अच्छे बच्चों ने गलत किया, जिनकी रैंक टॉप 100 में आई, उनमें से भी कई सारे बच्चों ने गलत किया जो मेरे स्टूडेंट भी थे। कारण क्या है? ज़्यादा पढ़ने के बाद लोग नोट्स को रिवाइज करते हैं एट दी एंड, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ NCERT। मैं आपको बहुत पढ़ाऊँगा, मेरे नोट्स इंपॉर्टेंट है, बार बार चिल्लाऊँगा, मगर मैं कहूँगा एंड में NCERT पढ़ के जाना डियर। क्योंकि जब भी कोई डाउट बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में आएगा तो वो तभी आएगा जब NCERT आपने नहीं पढ़ा है। उसने क्वेश्चन दिया था कि इन केस ऑफ नो स्पर्म काउंट और वेरी लो स्पर्म काउंट विच मेथड इज़ यूज्ड, तो उसमें ICSI और AI दोनों था। बहुत सारे बच्चों ने ICSI लगा दिया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उन्हें लगा बहुत कम स्पर्म है तो ऐसे केस में हम स्पर्म को इंजेक्ट करा दें, पर आपने ये नहीं देखा, उसमें लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ नो स्पर्म्स और वेरी लो स्पर्म काउंट, जब ना हो स्पर्म तब क्या करोगे, कहाँ से इंजेक्शन लगाओगे आप? और बहुत कम हो तो भी पॉसिबल नहीं इंजेक्शन लगाना, दिक्कत होती है, और वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो बहुत कम स्पर्म काउंट हो तो आप जो है AI का यूज़ करिए, पार्टनर के स्पर्म को सीधे यूट्रस तक पहुंचा दीजिए इंजेक्शन से, या अगर स्पर्म ना हो तो किसी दूसरे डोनर का स्पर्म लेके AI का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, जिससे चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन था इन केस ऑफ नो स्पर्म्स और वेरी लो स्पर्म काउंट विच मेथड इज़ यूज्ड, एंड द ऑप्शंस वेयर ICSI एंड AI बोथ। 2 और थे, वहाँ कोई नहीं फंसा। तो आपको NCERT के लैंग्वेज पे जाना है डियर, इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है AI में, तो याद रखना है। ठीक है बेटा। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, या तो हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से, हेल्दी डिजीज से थोड़ी करेंगे। आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इन वेजाइना और इनटू यूट्रस, या तो वेजाइना या यूट्रस में उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर यूट्रस में कराते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल्स। ठीक है। दो ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, मगर इन सब टेक्निक में क्या होता है, हाई प्रिसीजन हैंडलिंग होती है, स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स होने चाहिए, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, बहुत महंगे होते हैं।
इसीलिए लोग इसको आखिरी मेथड के रूप में यूज़ करते हैं, लोग और डॉक्टर भी। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर इन दी कंट्रीज। इसीलिए ये कंडीशन केवल कुछ सेंटर्स में कंट्री के प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली देयर बेनिफिट इज़ अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इसका बेनिफिट कुछ ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो अमीर हैं, गरीब नहीं कर सकता। ठीक है, इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। इन मेथड को अडॉप्ट करने में और क्या परेशानी है? इमोशनल एस्पेक्ट्स, रिलीजियस, धर्म का एस्पेक्ट, सोशल फैक्टर भी हैं, इसीलिए कई सारे लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते। ये डेटरेंट्स हैं इन द अडॉप्टेशन ऑफ दीज मेथड्स। मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने ये ऑप्शन दिया था, डेटरेंट वर्ड यूज़ कर लिया था, तो लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं पता था। कुछ बच्चे ने पूछा इसका मीनिंग क्या है सर, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नहीं कर पाए, छोड़ दिया हमने। गलत करने से बेटर है हम छोड़ दें। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ते तो मुझसे पूछते ना टेस्ट के पहले। डेफिनेटली बहुत समय होता है टेस्ट के पहले, चैप्टर कंप्लीट होने के हफ्तों बाद टेस्ट होता है, तो डेटरेंट वर्ड अगर पढ़ते तो ज़रूर पूछते। तो डेटरेंट का मतलब क्या है? ये बाधा है, दिक्कतें हैं इन मेथड्स को अडॉप्ट करने में। वो क्या है? इमोशनल बाधा है, लोग नहीं चाहते किसी और का स्पर्मेटोजोन यूज़ करें या तमाम आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करें। रिलीजियस है, धर्म के नाम पे वो यूज़ नहीं कर सकते। सोशल फैक्टर्स भी हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हमने ये मेथड इस्तेमाल किया, इसकी वजह से चाइल्ड आए, लोग छुपा के रखते हैं, कई लोग चाइल्ड भी पाते हैं। तो ये डेटरेंट्स हैं एडॉप्टेशन ऑफ दीज मेथड्स में, राइट। नेक्स्ट, since the ultimate aim of all these procedures is to have a child, in India we have so many orphaned and destitute children. कई सारे ऐसे बच्चे इंडिया में हैं जो ऑर्फन्स में रहते हैं। ठीक है, ऑर्फन्स का मतलब जहाँ पे जिनके पेरेंट नहीं होते, बाल गृह जो होते हैं, वहाँ पे डेस्टिट्यूट बच्चे, इसका मतलब जिनके पेरेंट ना हो, गली में घूम रहे इधर से उधर, इनको अपनाया जा सकता है। ये बेस्ट मेथड है किसी और चाइल्ड को प्रोड्यूस करने से बेटर है। क्या? हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मेच्योरिटी। ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो बाल गृहों में रहते हैं, अकेले रहते हैं, ज़्यादातर मेच्योरिटी तक ज़िंदा ही नहीं रह पाते। अगर इनको अपनाया जाए तो बेस्ट होगा, अनलेस टेकिंग केयर ऑफ। ये लिखा है इन्होंने, ये मेच्योरिटी तक नहीं आ पाएंगे अगर केयर ना की जाए। Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best method for couple looking for parenthood. तो ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर कोई पेरेंटहुड के लिए चाह रहा है, कोई बच्चे चाह रहा है, पेरेंट बनना चाह रहा है, तो बेस्ट मेथड क्या बताया एनसीईआरटी ने डियर कि लीगल अडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड, राइट। ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आखिरी में है समरी, वही बातें लिखी हैं जो ऊपर लिखी हैं, आप इसको पढ़िएगा। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछिएगा। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इन सब चीज़ों को, आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है, और आप इन सब को जो है अंडरलाइन कर सकते हो खुद से अपनी एनसीईआरटी में। रिलेटेड क्वेश्चंस की बात की, उनकी भी बात कर सकते हो आप, ठीक है, और उन सबको देख सकते हो, ठीक है।